दोस्तों, गरीब रिक्शे वाले ने तो सिर्फ मजबूर समझकर अमीर बाप की इकलौती बेटी की मदद की थी, लेकिन बदले में जो उसने लड़के के साथ किया उसे पूरी इंसानियत शर्मसार हो गई। बरसात का मौसम था। अचानक एक चमचमाती काली कार बीच सड़क पर बंद हो गई। पीछे खड़े वाहनों ने जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। लोग बड़बड़ाने लगे, यह अमीर लोग भी ना गाड़ी तो महंगी ले लेते हैं पर चलाना नहीं आता। एक बोला, अरे ओ मैडम, जल्दी गाड़ी हटाओ, रोड जाम पड़ा है और तुमको दिखाई ही नहीं दे रहा। कार के अंदर बैठी लड़की बार बार चाबी घुमा रही थी, लेकिन इंजन जवाब नहीं दे रहा था। उसका माथा पसीने से भीग गया था। वह लड़की थी रिया, शहर के सबसे बड़े उद्योगपति की इकलौती बेटी। उसके लिए यह नज़ारा नया था। ट्रैफिक, लोगों की चिलचिलाहट और एक ऐसी समस्या जहां उसके लाखों की कार भी बेकार साबित हो रही थी। वह घबराकर मोबाइल निकालती है, ड्राइवर को कॉल करती है, लेकिन उस वक्त ड्राइवर छुट्टी पर था और फ़ोन स्विच ऑफ। उसने सर्विस सेंटर को कॉल करना चाहा, पर नेटवर्क बार बार कट रहा था। रिया की आंखों में पहली बार डर और असहायता झलकने लगी। चारों तरफ गाड़ियां खड़ी थी, लोग उसे घूर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, लेकिन कोई भी आगे आकर उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। उसी वक्त सड़क के उस पार से एक पुराना जर्जर सा ई रिक्शा धीरे धीरे आता दिखा। उसने भीड़ को चीरते हुए गाड़ी के पास आकर रिक्शा रोका। वह कार के पास पहुंचा और खिड़की पर दस्तक दी। रिया ने थोड़ा रुखाई से खिड़की नीचे की और बोली, हाँ क्या बात है, बताओ। गोपाल ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैडम, आपकी गाड़ी खराब हो गई है, रोड जाम पड़ा है और लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। आपकी गाड़ी को साइड करना पड़ेगा, इसको धक्का देकर ही साइड करना होगा, तभी यह साइड लगेगी। रिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि यह आदमी मदद के बहाने पैसे मांगेगा, लेकिन भीड़ की नजरें उस पर थी और वह मजबूरी में सिर हिलाती है। गोपाल ने पीछे जाकर कार को धक्का देना शुरू किया। उसके पैर कीचड़ में बार बार फिसल रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर हार मानने का कोई भाव नहीं था। लोग मजे से तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद करने को राजी नहीं था। बस अकेला यही गरीब रिक्शे वाला उस वक्त रिया की मदद करने के लिए अपनी जान लगा रहा था। धीरे धीरे कार खिसकने लगी। गोपाल ने और जोर लगाया। उसकी नसें फूल गई, सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने तब तक नहीं छोड़ा जब तक कार साइड में नहीं लग गई। रिया ने चैन की सांस ली। उसने पर्स खोला और 500 के 2 नोट निकालकर खिड़की से बाहर बढ़ाए। यह लो, तुमने जो मेरी मदद की है उसके पैसे। गोपाल ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसने हाथ पीछे कर लिया और गहरी आवाज में कहा, मैडम, पैसे उस काम के लिए होते हैं जो पैसों के लिए किया जाए। मैंने तो इंसानियत के लिए हाथ बढ़ाया है और इंसानियत का कभी दाम नहीं लगाया जाता। इतना कहकर उसने अपना गमछा कंधे पर डाला और वापस अपने रिक्शे की ओर बढ़ गया। रिया के हाथ में नोट वैसे ही रह गए। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि इस शहर की भीड़ में कोई ऐसा भी है जिसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। वह खिड़की से बाहर झांकती रही, बारिश में भीगते जाते हुए उस आदमी को वैसे ही देखती रही। उसके शब्द, उसकी इंसानियत और उसकी खुददारी सब उसकी स्मृतियों में गहराई तक उतर गई। भीड़ छूट गई, ट्रैफिक फिर चल पड़ा, लेकिन रिया का मन वहीं अटक गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी की दिशा ही बदलने वाली है। कुछ दिनों बाद रिया को ऑफिस की एक अर्जेंट मीटिंग में जाना था, जिसमें लेट होने का मतलब था कंपनी के बड़े क्लाइंट्स का भरोसा टूटना, करोड़ों की डील का हाथ से निकल जाना और उसके पिता की साख पर सवाल खड़े होना। लेकिन ड्राइवर अभी तक नहीं पहुंचा था। उसने तय किया कि ड्राइवर का ज़्यादा वेट करना सही नहीं है। वह पास से गुजरते किसी रिक्शे में ही बैठ जाएगी। तभी उसकी नज़र एक पुराने रिक्शे पर पड़ी। यह वही रिक्शा और उसका मालिक वही गोपाल था जिसने उसकी बारिश में मदद की थी। रिया ने हाथ उठाया। गोपाल ने तुरंत रुका और झुककर बोला, बैठिए मैडम। पर रिया ने शायद ध्यान नहीं दिया कि यह वही गोपाल है, लेकिन गोपाल ने एक नज़र में पहचान लिया था कि यह वही लड़की है जिसकी कार को उसने बारिश में धक्का दिया था। रिया बिना कुछ कहे रिक्शे में बैठ गई। उसके हाथ में एक बड़ा सा चमड़े का बैग था जिसमें कंपनी की महत्वपूर्ण फाइलें और
पेमेंट वाउचर रखे थे। यह बैग उसके पिता ने खुद उसे सौंपा था। उसके शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे। रिया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फाइल और लाखों का हिसाब है, इसे सुरक्षित पहुंचाना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। रिक्शा धीरे धीरे चल पड़ा। रिया मोबाइल में मीटिंग के नोट्स देख रही थी और कभी कभी घड़ी पर नजर डाल रही थी। ऑफिस पहुंचने पर वह जल्दी में उतरी, पर्स से पैसे निकाले और आगे बढ़ा दी। जल्दबाजी में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि बैग अब भी रिक्शे की सीट पर रखा है। गोपाल ने भी बैग का ध्यान नहीं दिया और रिक्शा आगे बढ़ा दिया। स्टैंड पर पहुंचने के बाद उसने सीट पर बैग देखा तो दंग रह गया। गोपाल ने बैग उठाकर, बैग बहुत भारी था, पसीने की एक बूंद उसके माथे से गिरकर बैग पर टपकी। उसने सोचा यह तो बहुत कीमती लगता है। उसने यह बैग वापस करने की सोची और वापस अपना रिक्शा उसी कंपनी की तरफ मोड़ दिया जहां रिया उतरी थी। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और रिया तब तक ऑफिस के अंदर जा चुकी थी। उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि मुझे अंदर मैडम से मिलना है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने गोपाल से कहा, सॉरी सर, बिना एंट्री पास का परमिशन के अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। गोपाल चाहता तो यह बैग गार्ड को भी दे सकता था, पर उसने यह बैग गार्ड को देना सही नहीं समझा और सोचा कि इसको घर लेकर चलते हैं, बाद में लौटा देंगे। घर लौटते वक्त उसने बैग को अपने ही पास रखा। रास्ते में कई बार उसका मन हुआ कि खोलकर देखें, लेकिन हर बार उसके दिल से आवाज आई, यह मेरा नहीं है, दूसरों की चीज छूना भी पाप है। शाम को जब वह घर पहुंचा तो माँ और बहन सुनीता वहीं बैठी थी। सुनीता ने बैग देखते ही पूछा, भैया यह कहाँ से आया, किसका है? यह गोपाल ने जवाब दिया, एक सवारी भूल गई। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा इसको खोल के देख लो, क्या पता इसमें पैसे हों, तेरी बहन की शादी भी नज़दीक है, थोड़ा सहारा लग जाएगा। बहन सुनीता की आंखों में भी उम्मीद की चमक थी। भैया अगर इसमें पैसे हुए तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, मंडप कटर सबका हिसाब हो जाएगा। गोपाल की नज़र बहन के मासूम चेहरे पर गई। उसका दिल कांप उठा, पल भर के लिए उसका मन भी डगमगाया, लेकिन अगले ही पल उसने बैग अपनी छाती से लगा लिया और बोला, सुनीता तेरी शादी बेईमानी के पैसों से नहीं होगी। अगर मुझे दिन रात रिक्शा चलाना पड़े तो चलाऊंगा, लेकिन दूसरों का हक छीनकर तुझे दुल्हन नहीं बनाऊंगा। बहन चाहे कुछ भी हो जाए, अरे कोई नहीं देख रहा तो कम से कम ऊपर वाला तो देख रहा है। बहन ऐसी किसी के पैसे पर नियत डाल लो ना, यह मेरी खुददारी के खिलाफ है। इतना सुनते ही सुनीता और उसकी माँ का मुंह शर्म से नीचे हो गया। उनके उतरे चेहरे देखकर गोपाल को भी बहुत अजीब लगा। उसने मन ही मन कहा, माँ और सुनीता भी अपनी जगह ठीक, जब पैसा पास में ना हो तो बड़ी दूर दूर की दिखाई देने लगती है। लेकिन अगर आज मैं माँ और बहन की बात मान लेता हूँ तो इन पैसों के लालच में आकर जो मैं अपनी आत्मा पर दाग लगाऊंगा, शायद ही उसको कभी मिटा पाऊं। अगली सुबह उसने बैग उठाया और सीधे उसी बड़ी कंपनी के ऑफिस पहुंचा जहां से कल रिया को बैठाया था। रिसेप्शन पर खड़े आदमी ने गोपाल को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या चाहिए? उसने तिरस्कार भरे स्वर में पूछा। गोपाल ने बैग आगे बढ़ाते हुए कहा, कल आपकी मैडम यह बैग रिक्शे में भूल गई थी, यह उन्हीं का है, मैं इसे लौटाने आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट चौंक गया। उसने बैग खोला, अंदर इम्पोर्टेंट फाइल्स और पैसे थे, इतनी बड़ी रकम और कागजात, और यह आदमी बिना कुछ करे इसको वापस करने आया है। उसने रजिस्टर निकाला, नाम लिखो। पहचान के लिए गोपाल ने कांपते हाथों से अपना नाम लिखा, गोपाल, रिक्शा ड्राइवर। थोड़ी देर बाद जब रिया ऑफिस पहुंची और रिसेप्शन पर बैग देखा तो वह एकदम सन्न रह गई। यह बैग कहाँ से आया? उसने हड़बड़ाकर पूछा। रिसेप्शनिस्ट बोला, मैडम एक रिक्शा ड्राइवर लेकर आया था, उसने कहा आप भूल गई थी। रिया ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने रजिस्टर पलटा और गोपाल का नाम पढ़ा। कुछ पल के लिए वह ठिठक गई। उसे याद आया बारिश का वह दिन जब वही आदमी बिना कुछ लिए उसकी मदद करके 50 आदमियों में उसकी इज्जत बचाई थी, और आज लाखों का बैग भी उसने बिना खोले लौटा दिया। उसके दिल से आवाज निकली,
पापा हमेशा कहते थे गरीब भरोसे लायक नहीं होते, लेकिन गोपाल ने एक पल में पापा की सारी कहावतों पर पानी फेर दिया। अगले दिन सुबह का आसमान धुंधला था, हल्की ठंडी हवा गलियों से होकर गुजर रही थी, लेकिन गोपाल के दिल पर एक अजीब सा बोझ था। रात भर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। माँ की बीमारी, बहन सुनीता की चिंतित निगाहें और शादी की तारीख का नजदीक आना, सब मिलकर उसे भीतर से तोड़ रहे थे। सुनीता आंगन में बैठी थी, उसके हाथों में शादी के कार्ड थे। उसने धीरे से कहा, भैया पंडित जी ने 21 दिन बाद की तारीख निकाली है। मंडप वाले ने कहा है एडवांस तो वरना बुकिंग कैंसिल कर देंगे। कैटर भी एडवांस पैसे मांग रहा है। भैया बताओ अब हम क्या करें? जब आपने मेरा रिश्ता किया था तो ऊपर वाले की दुआ से पैसों का पूरा इंतजाम था, लेकिन पता नहीं उसे क्या मंजूर था कि मम्मी की बीमारी भी ऐसे टाइम हुई कि जितने पैसे थे सब लग गए। अब हमारी स्थिति और भी बुरी हो गई है। ना हम सही से शादी कर सकते हैं और ना रिश्ता छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो यह लोग हमें ताने देकर ही मार डालेंगे। गोपाल ने उसकी ओर देखा और कहा, सुनीता मैं तेरी शादी किसी भी हाल में उसी तारीख पर करवाऊंगा, चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े, चाहे मेरी जान ही क्यों ना निकल जाए, लेकिन तुझे समाज के सामने झुकने नहीं दूंगा। माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा रिश्तेदारों से पूछ ले, शायद कोई मदद कर दे। गोपाल ने कड़वी हंसी हंसी। माँ कल ही चाचा के पास गया था, बोले हमारे अपने ही खर्चे पूरे नहीं हो रहे, भाई तुम्हारे लिए क्या करें। मामा भी साफ कह रहे हैं कि भैया अपनी जिम्मेदारी आप ही संभालो, हमसे कुछ उम्मीद न रखो। माँ जब अपने ही खून पीठ दिखा दे तो गैर से क्या उम्मीद करनी। सुनीता की आंखों से आंसू छलक पड़े। भैया मुझे गहनों की परवाह नहीं, अगर दूल्हे के घर वाले पूछे तो साफ कह देना कि हालात ही ऐसे थे। बस भैया किसी तरह यह शादी हो जाए, बस यह शादी ना टूटे। अगर यह टूट गई तो मेरी जिंदगी अंधेरे में डूब जाएगी। गोपाल ने उससे वादा किया, बहन तेरा भैया अभी जिंदा है, यह तेरी इज्जत का सवाल है, चाहे मुझे अपनी हड्डियां गिलानी पड़े, पर मैं तेरी शादी रुकने नहीं दूंगा। अगले दिन भर उसने रिक्शा चलाया, बिना थकान की परवाह किए पूरे दिन मेहनत की। शाम तक उसे 1000 जोड़ लिए, लेकिन यह रकम उन बड़े बड़े खर्चों के सामने राई के बराबर थी। वह घर लौटा तो बहन दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर सवाल था। भैया पैसों का जुगाड़ हुआ? गोपाल ने उसकी आंखों से बचते हुए सिर झुका लिया। हाँ बहन हुआ तो है, लेकिन इतने पैसे से शायद ही कुछ हो जाए। सुनीता ने उसकी हालत देखकर रोते हुए कहा, भैया तूने मेरी डोली उठाने के लिए अपने आप को मेहनत की भट्ठी में झोंक दिया। तेरे इस उपकार का बदला मैं 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकती। उधर माँ की आंखें भी भीग गई। उसने गोपाल के सिर पर हाथ रखा, बेटा भगवान बहुत बड़ा है, वह हमारी मदद जरूर करेगा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मंडप वाले का आदमी आया था। उसने रुखाई से कहा, गोपाल अगर कल तक एडवांस नहीं मिला तो कल से बुकिंग कैंसिल समझो, हमें और ऑर्डर मिल रहे हैं। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, भाई बस 2 दिन का वक्त और दे दो, मैं आपका एडवांस दे दूंगा, भले ही मुझे कर्जा क्यों ना लेना पड़े। मंडप वाले ने कहा, ठीक है भाई, लेकिन कल तक काम हो जाना ही चाहिए। गोपाल ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन गोपाल के दिल में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर कल तक पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ तो क्या होगा। उस रात गोपाल मंदिर के सामने दीपक जलाकर बैठा, हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान मेरी बहन की इज्जत दांव पर है, तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज तेरे आगे सिर झुकाता हूँ, कोई रास्ता दिखा। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे और दीपक की लौ एकदम चमक उठी, जैसे भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो। अगले दिन रिया अपनी कार में बैठी ऑफिस की ओर जा रही थी। ट्रैफिक थोड़ा धीमा था। उसने खिड़की से बाहर झांका तो सड़क किनारे वही गोपाल का रिक्शा देखा। वह सिर झुकाए बैठा था, जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर हो। रिया ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी थोड़ी धीमी करो। कार धीमी होते ही उसने देखा पास ही 2 आदमी
आपस में खड़े बातें कर रहे थे। पहला बोला, सुना है गोपाल की बहन की शादी है, कुछ ही दिनों में मंडप वाले ने कह दिया है कि एडवांस नहीं मिला तो बुकिंग कैंसिल। दूसरा बोला, हाँ भाई सही कह रहे हो, और कैटर भी पैसा मांग रहा है, रिश्तेदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब वह बेचारा करेगा क्या? एक तो पहले ही उसने माँ की बीमारी में इतना पैसा लगा दिया और ऊपर से यह शादी, साथ ही अकेले कमाने वाला है, ना कोई सहारा, ना कोई जमीन जायदाद जो बेचकर शादी कर दे। रिया के कान खड़े हो गए। उसकी नज़र फिर गोपाल पर गई। वही आदमी जिसने बिना कुछ लिए बारिश में उसकी मदद की थी, वही जिसने लाखों का बैग लौटा दिया था, आज बेबस, लाचार और टूटा हुआ बैठा था। उसका दिल कस उठा। तो यह है असली वजह, इसलिए आज गोपाल इतना टूटा हुआ है। उसने ड्राइवर से गाड़ी सड़क में लाने को कहा और तुरंत अपने मोबाइल पर कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। खुद से कहा, अगर इस इंसान की मदद मैंने नहीं की तो फिर इंसानियत शब्द का कोई मतलब नहीं। उसने अपने मैनेजर से कैटर और ज्वेलर के नंबर निकालने को कहा। थोड़ी देर बाद मैनेजर ने मैडम को नंबर भेजे। नंबर मिलते ही रिया ने तुरंत फ़ोन उठाया। उसने सबसे पहले हॉल मैनेजर को कॉल किया। गोपाल नाम के आदमी की बुकिंग है आपके यहाँ, जिसकी बहन की शादी है। मैनेजर ने कहा, हाँ मैडम है, लेकिन उनका अभी तक एडवांस पेमेंट नहीं आया है, अभी बुकिंग फाइनल नहीं हुई है। रिया बोली, मैं आपको पूरी पेमेंट भेज रही हूँ, बुकिंग फाइनल कर दो। मैनेजर को पेमेंट मिलते ही उसने बुकिंग फाइनल कर दी। फिर उसने कैटर से कहा, गोपाल नाम के आदमी की बुकिंग है आपके यहाँ, जिसकी बहन की शादी है। उसकी बुकिंग किसी भी हालत में कैंसिल नहीं होनी चाहिए। जितना भी पैसा चाहिए अभी ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और रिया ने उसको भी पूरी पेमेंट कर दी। उसके बाद ज्वेलर को पेमेंट किया ताकि मंगलसूत्र, अंगूठी और बाकी सामान समय पर मिल सके। हर बार उसने एक ही बात दोहराई, गोपाल को मत बताना कि किसने पेमेंट किया, बस इतना कहना कि पैसे आ गए हैं। अगली सुबह गोपाल के घर मंडप वाला खुद आया। गोपाल भाई, आपकी बुकिंग पक्की हो गई है, एडवांस आ गया है, चिंता मत करो। फिर कैटर का आदमी आया, ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, पैसे मिल गए हैं, हम तय तारीख पर आ जाएंगे। गोपाल की आंखें फटी की फटी रह गई। माँ और बहन हैरान रह गई। सुनीता ने कहा, भैया यह सब कैसे हुआ, किसने हमारी मदद की? गोपाल ने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और हाथ जोड़ लिए, यह किसी देवता का काम है। बहन, जिसने भी किया उसने हमारी इज्जत बचा ली। फिर शादी का दिन आया और सभी रस्में पूरी हुई। गोपाल ने बहन का हाथ पकड़कर विदाई की। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन दिल में गर्व था कि उसने अपनी बहन की शादी इज्जत से कराई। भीड़ में दूर खड़ी रिया भी यह सब देख रही थी। उसने अपने पिता को सब बताया। पापा, यही वह रिक्शे वाला है जिसने हमारा इम्पोर्टेंट फाइल और पैसे से भरा बैग लौटाया था। अगर वह चाहता तो लाखों रख सकता था, हमारी कंपनी की डिटेल्स लीक कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पिता ने गंभीर स्वर में कहा, रिया तुम जानती हो मैं ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन इसकी ईमानदारी ने मेरी सोच को मिट्टी में मिला दिया। फिर पिता कुछ देर चुप रहे और धीरे से बोले, गोपाल को ऑफिस बुलाओ। रिया ने गोपाल को बुलाया। रिया के पिता ने गोपाल से कहा, आज से तुम सिर्फ रिक्शे वाले नहीं रहोगे, हमारी कंपनी की लॉजिस्टिक्स यूनिट में काम करोगे। तुम्हें पक्की नौकरी मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी और सबसे बड़ी बात, तुम्हें इज्जत मिलेगी। गोपाल की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब आपने जो दिया उसका मैं ताउम्र कर्जदार रहूँगा। भरोसा रखिए, मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। साहब, आपने जो भरोसा मुझ पर किया है उसके लिए मैं ताउम्र आपका कर्जदार रहूँगा। आपने मुझे अपनाकर जो सम्मान दिया है वो मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मैं वादा करता हूँ कि आपके विश्वास की लाज अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। आपके दिए हुए साथ ने मुझे जीना सिखा दिया है। अब मेरी हर धड़कन सिर्फ उसी भरोसे को निभाने के लिए धड़केगी। आपने मुझे जो जगह दी है वो मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। मैं आपकी खुशी में ही अपनी खुशी तलाश करूँगा और हर दर्द को अपने सीने में छुपा लूँगा ताकि आपकी मुस्कान
कभी फीकी ना पड़े। कसम है, मेरी रूह तक उस वादे को टूटने नहीं दूंगा। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा आपके विश्वास की ढाल बनकर खड़ा रहूंगा, क्योंकि आपके अपनाने ने मुझे वो पहचान दी है जो पूरी दुनिया नहीं दे सकी। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। और हाँ, आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।